कार न्यूज़ को में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज लोकसभा में। यहाँ से सुब्रत पाठक जी सांसद हैं और इस बार प्रत्याशी बीजेपी से वापस पुनः इन्हें बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, स्वागत है न्यूज़ को जी में। नमस्कार। सर, आप डिम्पल जी को हराकर यहाँ पर सांसद बने थे और इस बार भी बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो सर क्या लगता है इस बात का माहौल? नहीं देखो, माहौल क्या है कि मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और यही माहौल है। ये माहौल पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बड़ा माहौल है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 10 वर्ष रहे हैं, तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को पूरी तरीके से समर्पित रहे हैं। तो सबसे बड़ा विषय है, जब सुशासन आता है तो अपने आप में ही सारी चीज़ों को लाता है, समृद्धि को लाता है। तो कुल मिलाकर अब ये चीज़ें दिखने लगी हैं और लोग बदलाव को महसूस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से और अब की बार 400 पार के नारे के साथ में वापस आ रहे हैं। सर, जैसा माना जाता है आप छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ? नहीं देखो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक जिस प्रकार की जो नीति थी, उस कारण से छात्र राजनीति का उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण हो गया था। और उस अपराधीकरण के कारण से देखो कितने सारे माफिया और ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से काबिज हो गए थे। तो ये इस कारण से कहीं ना कहीं उसमें जो कोर्ट के उस पर रोक लगी है। तो हम लोग कोई इसके विरोधी नहीं है। अगर कोर्ट उसमें निर्णय करेगा, उस आधार पर अगर चुनाव होते हैं तो जहाँ जहाँ होते हैं चुनाव, तो हम लोग तो कभी उसको रोकते नहीं। अभी भी कई जगह चुनाव होते ही हैं। नहीं, कहीं ना कहीं सर माना जाता है छात्र राजनीति से एक नया नेता उभरता है, नया एक विचारधारा निकलती है, तो सर इस विचारधारा पे कहीं ना कहीं रोक है। नहीं देखो, बात छात्र राजनीति से ही नहीं, बात देखो विचारों से ही राजनीति जन्म लेती है। तो कुल मिलाकर राजनीति का करने वालों के अपने उद्देश्य क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, बस हमारा भला कैसा हो जाए। कुछ लोग राष्ट्र की राजनीति करते हैं कि देश का भला कैसे हो। तो जो देश का भला चाहेगा और तो वो स्वाभाविक है, उसको प्लेटफॉर्म अपने आप मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा। और जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो वो लोग अपना भटकते हैं। तो राजनीति कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई छात्र राजनीति हो तो ही आप राजनीति में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, क्या ऐसा होगा? नहीं देखो, होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्त में। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा विषय है कि देखो, ये सही बात है कि इस देश में हम लोग आज 5 साल मानो सांसद चुने गए। 5 साल में 2-2.5 साल तो कोरोना में निकल गए। और उसके बाद जो समय है उसमें आप देखो लगातार कोई ना कोई चुनाव आता है। कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी जो है सहकारिता का चुनाव, और कभी इस राज्य में चुनाव, कभी उस राज्य में चुनाव। तो कुल मिलाकर एक के चुनाव के बाद एक चुनाव, एक चुनाव के बाद एक चुनाव। तो ये सब पूरा सच में बड़ा डिस्टर्ब करता है और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो अगर एक साथ सारे चुनाव होंगे तो स्वाभाविक है कि देश का बहुत बड़ा समय जो चुनाव में खर्च होता है वो बचेगा और बहुत बड़े संसाधन भी बचेंगे। सर, कहीं ना कहीं अभी जो है पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी तादाद में चल रहा है। युवा जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, तो सर पेपर लीक पे कुछ कहीं ना कहीं रोक लगेगी? रगड़ दिए जाएंगे। देखो, पेपर लीक हो, नकल हो, डिग्री बेचना हो, शिक्षा को पूरा एक तरीका का व्यापार का केंद्र बना देना, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में संस्थागत तरीके से हुआ है। पूरा इनको संरक्षित किया गया है। और ये तो पेपर लीक हो रहा है, तो कभी तो पेपर ही नहीं होते थे। हो गए तो उन्हें कौन जांचता था काफ़ी। किसी के नंबर काट दिए, किसी के नंबर बढ़ा दिए, सफ़ेदा लगा दिया, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। तो कुल मिलाकर आज की सरकार जिसने ये सब किया है ना, अब देखो सब पकड़े जा रहे हैं। लगभग सारे लोग पकड़ गए हैं। इनका क्या होगा कि इनको देखकर कम से कम लोगों को नज़ीर मिलेगी और फिर पीढ़ियों में इनके कोई गलत काम नहीं करेगा। सर, एक छोटा सा सवाल, कहीं ना कहीं जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उस पर सब क्या कहना चाहिए? देखो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितना कुछ कहा है वो सफिशेंट है। और जिस प्रकार से कि 71% जिस जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं उसका चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू उन्हीं लोगों को मिला है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को तो केवल 26% ही मिला है।
तो ये और स्वाभाविक है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड जिस उद्देश्य के साथ आए थे कि कौन चंदा देता है तो खुलना भी तो चाहिए, खुल गया सामने, सबके सामने आ गया, सबको पता है कौन किसको कहाँ दे रहा है। तो कुल मिलाकर पहले क्या होता था, पहले तो सब अटैची आती थी, नोट आते थे, और किस प्रकार से नोट बढ़ते थे, नोट के नंगे खेल हम लोगों ने देखे नहीं क्या? तो किसने नहीं देखे? वो 2019 के चुनाव में देखो कैसे 2-2 हज़ार की गड्डियाँ बट रही थी। तो कुल मिलाकर ये आज कम से कम किसने किसको चंदा दिया समझ में आता है, पैसा कहाँ गया समझ में आता है। भारत में जब भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सबसे पहले ये चुनावी भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। सर हमारी सहयोगी पत्रकार हैं, इनके एक महिला को लेकर सवाल है कुछ। महिलाओं में जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि महिला बाहर जाने से पहले बहुत असुरक्षित फील करती है, अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले 4 बार सोचती है, तो ये असुरक्षित फील करना कब तक रहेगा? देखो इस देश में जो विदेशी आक्रमणकारी आए और उसमें जो विशेषकर जो मुगलों का एक लंबे समय तक यहाँ जो शासन रहा, उस शासन में उन्होंने हमारी नारी को भोग की वस्तु माना। हमारे यहाँ नारी तो देवी समान थी और लगभग बराबरी का अधिकार, बल्कि नारी का दर्जा तो पुरुषों से ऊपर था। तो हमारी संस्कृति में कभी ये सब था ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने आके उसको भोग की वस्तु मानकर और किस प्रकार से अपहरण और उनके साथ में बलात्कार और जैसे अभद्र जो व्यवहार हुए, तो उस कारण से धीरे 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 महिलाएं फिर घर में आ गई और ये जो घूंघट प्रथा ये शुरू हुई, रात में शादियां शुरू हुई। और उसके बाद में पहले तो ये भी था कि बहुत बचपन में शादी कर दिया जाता था, छोटी उम्र में शादी हो जाता था। तो ये बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ फिर हमारे यहाँ जन्मी, जिस कारण से आज़ादी के बाद भी महिलाओं को उस आधार पर वरीयता नहीं मिल पाई जिस आधार पर पुरुषों को मिली है। सर अंतिम सवाल मेरा, इस बार कन्नौज के जो वासी हैं उनको कुछ ऐसा क्या मिलेगा? नहीं, देखो कन्नौज के वासियों को बहुत कुछ मिल रहा है। देखो सबसे पहले अधिकार किसका है? हम लोग जिस पार्टी के विचारों पर काम करते हैं तो वो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो जिन्होंने कहा था कि अंत्योदय माने सबसे अंतिम व्यक्ति को विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा कर देना। जब अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। तो कुल मिलाकर उस उद्देश्य के साथ में गांव का वो सबसे गरीब आदमी जो पीढ़ियों से झोपड़ी में रह रहा था, आज हमने उसको पक्का मकान के दिया। एक गांव से लेकर शहरों तक कितनी बड़ी आबादी जो नालियों के किनारे सोच जाती थी, जंगलों खेतों में सोच जाती थी और मजबूरी में जाती थी, खासकर महिलाएं उसमें जो तो सोच जाने के लिए शाम होने का इंतजार करती थी, ऐसे सबको शौचालय। तो और उज्ज्वला गैस के कनेक्शन तो आज लकड़ी नहीं बीन के लाना पड़ता है, कंडे नहीं पाथना पड़ता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षा। तो कुल मिलाकर आज सबके घरों में जल से पानी, तो पहले शहरों में तो पानी घर पे जल से आ जाता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि लोगों को किलोमीटरों पानी भरने जाना पड़ता है। तो आज उन परिस्थितियों से निपटने के लिए धीरे धीरे हर गाँव तक पानी की टंकी से हर घर तक जल नल से पहुँचे, तो उसको लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। लगभग 50-60% से ऊपर हम लोग सफलता पा भी चुके हैं, शीघ्र पा जाएंगे। हर गांव तक 24 घंटा बिजली कैसे पहुंचे उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ के ऊपर 100 करोड़ से भी अधिक रुपया केवल अकेले कन्नौज जिले में, और चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 जिलों में आती है तो अलग अलग पैसा सभी जगह आया है। तो कि 24 घंटे बिजली, तो उसके लिए तार जो जर्जर लाइनें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, हम लोग उनको सबको बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बुनियादी सुविधाएं जब होंगी और जब अंतिम व्यक्ति विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा होगा, तभी जाकर चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो जिस प्रकार की स्थिति थी भ्रष्टाचार के कारण से, धनी आदमी और धनी हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। तो ये खाई एक दिन इतनी हो जाती कि आपस में जो हालात आज पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के हैं, तो वही स्थिति हिंदुस्तान के ऊपर अंदर भी जन्म ले लेती, और यही शायद विपक्ष चाहता भी है। तो सर अब अगर आपकी सत्ता वापस से आती है तो आप कन्नौज के लिए कौन से विकास के 2 नए काम करेंगे? देखो कन्नौज के विकास के कार्य लगातार जारी हैं, और कन्नौज जिस तेज़ी के साथ में, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक जो हमारी कनेक्टिविटी, जो पुरानी कनेक्टिविटी थी, जैसे हम जीटी रोड के माध्यम से यहाँ से लेकर दिल्ली तक कई सारे शहरों से जुड़े हुए थे। मुख्य बाज़ार यहाँ की कानपुर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जीटी रोड छोटी हो गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, और एक कहीं ना कहीं इस रोड से ट्रैफिक हट गया। ट्रैफिक हटने से स्वाभाविक रूप से बहुत नुकसान होता है, और एक बहुत बड़े व्यापार को जिसकी हम अभी गणना नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा उसका नुकसान भी हुआ यहाँ पर। लेकिन आज आप देखो वही जीटी रोड जो है एक ज़बरदस्त एक एक्सप्रेस वे में बदल गई, कनेक्टिविटी पहले से और ज़्यादा हमारी मजबूत हो गई, समय बहुत कम खर्च होने लगा। पहले वही कानपुर जहाँ 3 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटे में पहुँच जाते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो यहाँ के लिए ऊपर है, और धीरे 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 जब कनेक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी तो आपस में यहाँ के रोजगार भी खड़े होंगे। देखो धीरे धीरे कैसे कोई ढाबा खोलेगा, कोई सड़क के किनारे कोई शॉप खोलेगा, मार्केट्स वहाँ के ऊपर आएंगी, मंडियाँ आएंगी, तो ये बहुत सारे लोगों को, किसी को ट्रांसपोर्ट के काम मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़े रोजगार के अवसर भी अपने आप यहीं स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये और सर मनरेगा के लिए आप क्या कहेंगे? मनरेगा में जो लोग मजदूरी करते हैं उनको उनके हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, तो आगे क्या होगा उनके लिए? देखो मनरेगा में लगातार सबको काम मिलता है, उनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, और जितना उनका है उतना काम उनको देना ही देना है। ये पूरा सरकार का नियम है, और इस सरकार में मनरेगा में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जिसका भी जॉब कार्ड बना है उसके खाते में पैसा देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो पहले जो बेईमानियां होती थी मनरेगा में, सभी लोग जानते हैं कि पैसा एक विशेष जेबों में चला जाता था और लोगों को नहीं मिलता था, मजदूरी भी नहीं मिलती थी। अब वो सारी चीज़ें हो रही हैं, यही तो परिवर्तन है, और जो लोगों को दिख रहा है लोग महसूस कर रहे हैं।